नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत का परीक्षा तंत्र। उपलब्ध सोर्स मटेरियल के आधार पर हम उन प्रणालीगत विफलताओं और खामियों की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे जिन्होंने हाल ही में देश की कई बड़ी और अहम परीक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ कुछ पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की कमजोरियों को बारीकी से समझने का एक प्रयास है जिससे करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इस संकट के असल पैमाने को समझेंगे। उसके बाद हमारा सफर मेडिकल एग्जाम्स के लीक से होते हुए यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की खामियों तक जाएगा। फिर हम राज्यों में फैले सिंडिकेट और इन सारी विफलताओं की मूल कारणों की जड़ तक पहुंचेंगे। और अंत में जाहिर है हम उन समाधानों पर भी बात करेंगे जो इस टूटी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाए गए हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसकी गहराई मापना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस संकट के असली पैमाने और इसकी वास्तविक कीमत की। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। अब मुझे प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं देनी हैं। ये लखीमपुर खीरी के एक 21 साल के छात्र ऋतिक मिश्रा के आखिरी शब्द थे। उसने तीसरी बार नीट की परीक्षा दी थी। सोर्स मटेरियल बहुत ही स्पष्ट रूप से तर्क देता है कि इस तरह की दुखद घटनाओं को महज आत्महत्या कहकर नहीं टाला जा सकता। असल में ये एक चरमराती और टूटी हुई व्यवस्था के हताहत हैं। ये उस भारी मानवीय कीमत को दर्शाता है जो आज चुकाई जा रही है। और अगर हम केवल आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। 148 सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन 2015 से 2026 के बीच पूरे देश में 148 परीक्षा घोटालों को दर्ज किया गया। सोर्स के मुताबिक इन घोटालों की वजह से 87 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जिसका सीधा असर लगभग 9 करोड़ छात्रों पर पड़ा। 9 करोड़! लेकिन यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इतने विशाल पैमाने पर हुई इस धांधली में सजा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हुई है। और यही बात हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की ओर ले जाती है। एजुकेशन हब माने जाने वाले कोटा के ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। 2023 में 26 छात्रों ने अपनी जान दी, 2024 में 17 और 2025 से लेकर अब तक 14 से अधिक छात्र ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस असहनीय मानसिक दबाव का सीधा परिणाम है जो इस दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली ने पैदा किया है। आइए अब इस विश्लेषण के दूसरे अहम पहलू पर चलते हैं। मेडिकल परीक्षाओं में होने वाले लीक, खासकर नीट परीक्षा के इर्द गिर्द जो कुछ भी हुआ है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मेडिकल एग्जाम्स में धांधली का एक पूरा क्रोनोलॉजिकल इतिहास दिखता है। 2015 में एआईपीएमटी में ब्लूटूथ से चीटिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। फिर 2021 में परीक्षा शुरू होने से महज 30 मिनट पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया। 2024 का वो ग्रेस मार्क्स वाला विवाद तो आपको याद ही होगा, जिस पर हफ्तों तक अदालतों में सुनवाई चलती रही। लेकिन 2026 का नीट यूजी घोटाला सबसे अलग था। इसमें एग्जाम से कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पर 120 से 140 सवाल लीक कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ही एक बायोलॉजी लेक्चरर को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल उठता है कि यह सब होता क्यों है? इसका जवाब इस एक रिजेक्शन फिल्टर में छिपा है। कुल आवेदक 23 लाख, लेकिन सीटें सिर्फ 1 लाख, यानी सफलता की दर सिर्फ 4.3% है। परिवार कोचिंग और रहने पर हर साल 3 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। सोर्स के अनुसार जब सफलता की गुंजाइश इतनी कम हो और हताशा इतनी ज्यादा, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था रिश्वत और दलाली के लिए बहुत आसान शिकार बन जाती है। लेकिन यह समस्या सिर्फ मेडिकल एग्जाम्स तक सीमित नहीं है। चलिए देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी की बात करते हैं और देखते हैं कि वहां दस्तावेजों के साथ कैसे खेल होता है। सोर्स हमें 2022 बैच की कैंडिडेट पूजा खेड़कर का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देता है। दावा किया गया कि वे नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी से आती हैं और परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन हकीकत क्या थी? उनके पिता ने 2014 के ही एक चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। आरोप है कि उन्होंने विकलांगता कोटे का भी इस्तेमाल किया और अटेम्प्ट लिमिट्स को बाईपास किया। हालांकि सितंबर 2024 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। लेकिन यह मामला बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई एकाध गलती नहीं है। आरटीआई डेटा बिल्कुल साफ कर देता है कि यह एक सिस्टमिक इशू है। 2015 से 2023 के बीच 22 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी फर्जी ईडब्ल्यूएस,
SC, ST, OBC और विकलांगता सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल के शक में जांच के घेरे में हैं। एक पिछले बैच के तो 1009 सफल उम्मीदवारों में से सीधे 40 पर संदेह जताया गया है। ये उन असली और हाशिए पर रहने वाले छात्रों के हक पर डाका है जिनके लिए ये नीतियां असल में बनी थीं। अब हम अपना ध्यान राज्यों के स्तर पर होने वाली परीक्षाओं और आउटसोर्सिंग से पैदा हुए एक पूरे ब्लैक मार्केट की तरफ ले चलते हैं। यहाँ एक नाम बार बार सामने आता है, संजीव मुखिया नेटवर्क। सोर्स के मुताबिक ये एक अंतर्राज्य परीक्षा धोखाधड़ी का सिंडिकेट है जिसे बिहार के नालंदा का एक पूर्व तकनीकी सहायक चलाता है। ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये कई राज्यों में फैला हुआ है। नीट 2024 पेपर लीक हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी कांस्टेबल परीक्षा, इस सिंडिकेट के तार हर जगह जुड़े होने का आरोप है। इस सिंडिकेट का प्रभाव और परीक्षाओं का स्केल कितना भयानक हो सकता है, इसे सिर्फ इस एक नंबर से समझिए, 48 लाख। फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिर्फ 60,244 पदों के लिए 48 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की वजह से पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। एक झटके में लाखों युवाओं की मेहनत पानी में मिल गई। इस पूरी हताशा को समझने के लिए एसएससी प्रोटेस्ट की इस छोटी सी घटना पर गौर करें। एक तरफ पुलिस कहती है वर्दी पहनो फिर बात करो, और दूसरी तरफ एक संघर्षरत अभ्यर्थी जवाब देता है एक बार शिक्षक बन के देखो तब समझोगे। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये दिखाता है कि परीक्षा आयोजित करने वाली अथॉरिटीज और उन लाखों निराश अभ्यर्थियों के बीच संवेदनशीलता की कितनी बड़ी खाई है। दोनों एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए अब लक्षणों से आगे बढ़कर इस पूरी व्यवस्था की बीमारियों यानी मूल कारणों का निदान करते हैं। चलिए समझते हैं कि वो 3 बड़े मूल कारण क्या हैं जो इस धोखाधड़ी के इकोसिस्टम को पनपने का मौका देते हैं। पहला कारण है एनटीए की अपनी संरचनात्मक कमजोरी। उनके पास कोई परमानेंट टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है। वे पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और डेपुटेशन वाले कर्मचारियों पर निर्भर हैं। दूसरा बड़ा कारण है प्राइवेट वेंडर नेक्सस। दिसंबर 2025 की संसदीय रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी उन कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया गया जो पहले से ब्लैकलिस्टेड थीं। और तीसरा कारण है कानूनी खामियां। धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण सिंडिकेट के सरगनाओं को आसानी से बेल मिल जाती है और वे बाहर आकर फिर से वही खेल शुरू कर देते हैं। अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है तो बात करते हैं समाधान की। इस टूटी हुई व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? सोर्स के अनुसार अक्टूबर 2024 में डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने इन खामियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही ठोस तकनीकी सिफारिशें की हैं। पहला है डिजिटल डिलीवरी, यानी पेपर ट्रांसपोर्ट करने का रिस्क ही खत्म। परीक्षा से ठीक 30 मिनट पहले सेंटर्स के हाई स्पीड प्रिंटर्स पर इनक्रिप्टेड पेपर डाउनलोड किए जाएं। दूसरा, इतने बड़े पैमाने की ऑफलाइन परीक्षाओं को कई शिफ्टों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में बदलना। और तीसरा, किसी भी रैंडम प्राइवेट साइबर कैफे की जगह एआई, बायोमेट्रिक्स और 5G जियो फेंसिंग से लैस केंद्रीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करना। लेकिन इन सारे तकनीकी समाधानों और सुधारों की बात करते हुए हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इसकी सबसे बड़ी मानवीय कीमत चुकाई है। व्यापम घोटाले को कवर करते समय मृत पाए गए पत्रकार अक्षय सिंह, नम्रता डामोर और नीट से एक रात पहले जान देने वाली छात्रा भूमि राजपूत। सोर्स हमें याद दिलाता है कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ पेपर्स का नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक और राष्ट्रीय दर्द का है। और अंत में सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल देकर जाता है। एक राष्ट्र का क्या होता है जब समझौता किए हुए डॉक्टर और अधिकारी 35 वर्षों तक सत्ता में रहते हैं? जरा इस बारे में सोचकर देखिए। जो डॉक्टर पेपर खरीदकर डिग्री लेगा वो अगले कई दशकों तक मरीजों का इलाज कैसे करेगा? जो अधिकारी फर्जी सर्टिफिकेट से कुर्सी पर बैठेगा वो देश की नीतियां कैसे बनाएगा? ये सिर्फ आज के कुछ लाख छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे आने वाले कल पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस महत्वपूर्ण और गंभीर विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।